भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता पर छोड़ दिया है क्या वो काबिल है या नहीं 2019 में फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए। आपने एक बात तो हमेशा से ही नोटिस की होगी कि वो अपने हर एक भाषण में 2019 का कभी भी बात नहीं करते थे। वो हमेशा से ज्यादा फोकस उनका 2022 पर ही रहता था। इसका मतलब पहले से साफ था कि आप लोगों से वो इनडायरेक्टली एक टर्म और मांग रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी का न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में, और क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों नहीं की गई, क्या वजह हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कठिन सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। इसको मैं क्या कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कठिन सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। क्या पत्रकारों ने अपना दिमाग को, अपने माइंड को मेकअप नहीं किया हुआ कि वो एक प्रधानमंत्री है, आज वो चाय वाले नहीं है, कठिन सवालों के भी वो जवाब दे सकते हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि पत्रकारों की सहानुभूति पीएम मोदी जी के साथ बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक बच्चे की सप्लीमेंट लगने के बाद उसके टीचर की उसके साथ होती है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. But मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूं, आप उसको कोशिश कीजिए। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो पीएम मोदी आपको देवता लगेंगे। जब आप उनकी हर जवाब के हिसाब को तलाशेंगे तो शायद आपको वो और कुछ लगेंगे। अब तो न्यूज एजेंसीज और न्यूज चैनल्स को PR कंपनी भी कहते हैं। करंट अफेयर में यह सवाल पूछा जाएगा तो कृपया इसको ध्यान रखें और नोट बनाकर कहीं रख लीजिए। मोदी जी ने फिर से आप लोगों के इमोशंस के साथ खेला, आप लोगों के इमोशंस को हथियार बनाया और उसी हिसाब से अपने कुछ ही अंदाज में कुछ ही को एक्सप्लेनेशन दिया था। जैसे कि मैं बात करूं, बीजेपी का जो मेन कोर वोटर है वो है एक मिडिल क्लास जो कि हमेशा से परेशान रहती है और रहती रहेगी। इसके लिए उन्होंने कहा, पीएम मोदी जी ने कहा कि GST लागू होने से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वह हुआ है मिडिल क्लास को। उन्होंने आगे बताया कि आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज एक गरीब उठा सकता है, उसमें मिडिल क्लास फैमिली को काफी ज्यादा फायदा होता है। वो कैसे कि उसमें हॉस्पिटल्स बनेंगे, उसमें स्टाफ रखे जाएंगे, तो उसमें रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। ऐसे में हमारा दायित्व है कि देश के मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास का ख्याल रखें। सिर्फ वोट के लिए नहीं, देश हित में मिडिल क्लास का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मोदी एजुकेशन में मेडिकल सीटें बढ़ाने का फायदा मिडिल क्लास को हुआ है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन स्वीकृत किए हैं उसका सीधा फायदा मिडिल क्लास को हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मुझे बताइए कितना फायदा आपको हुआ है। लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि मोदी जी नोटबंदी के बाद परेशानी अनिल अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को हुई थी ना, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उसकी वजह क्या थी। दुकान बंद करवाते हो, फिर से उन्हीं दुकानों को खोलने के लिए मुद्रा योजना से लोन दिलवाते हो। बात नहीं बनने पर आप रिजर्व बैंक के फंड से भी पैसा निकलवाने के लिए सेक्शन 7 को लगा करके, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। और दूसरी बात, बीजेपी वोटरों की उम्मीद हमेशा से बीजेपी से सिर्फ राम मंदिर की रही है, जो कि 1992 से आज तक रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता आ रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए ऑर्डिनेंस पर पीएम मोदी का बयान है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर विचार करेंगे, तब जाकर विचार संभव होगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील इस मुद्दे पर अड़ंगा लगा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा।
उन्हें यह काम बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर यह भी कहा कि हम लोगों ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा है कि इस मामले का हल संविधान के दायरे में रहकर ही निकाला जाएगा। अब आप ये सोचिए कि राम मंदिर के नाम पर 2019 में वोट दबा के पड़ने वाला है और माहौल एक ऐसा बनाया जाएगा पीआर कंपनियों के साथ मिलकर के कि आखिर मोदी को एक टर्म क्यों नहीं देना चाहिए। अगर राम मंदिर कोई बना सकता है तो वो कट्टर हिंदू यानी कि नरेंद्र मोदी जी खुद ही बना सकते हैं। एक बार और मौका जरूर मिलना चाहिए। अब आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि राम मंदिर बना दीजिए, तो चुनाव से पहले वहां एक ईंट नहीं रखी जा सकती। क्यों? क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मतलब जनरल इलेक्शंस के बाद कुछ काम राम मंदिर पर होगा। कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह कोई झटका नहीं था। हमने एक साल पहले ही लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था कि अगर आपके पास काला धन है तो उसे जमा कराइए और पेनल्टी भरिए, आपको इससे फायदा होगा। अब बताइए कि झटका इकोनॉमी को लगा है। आज तक बैंकों में कैश पूरा नहीं हो पाया है, यहां तक कि बैंकों के पास, एमएसएमईज के पास एटीएम को अपग्रेड करने के लिए पैसे उनके पास नहीं है। चुनाव से पहले, ठीक पहले 50% से ज्यादा एटीएम बंद हो जाएंगे। नोटबंदी जैसा फिर माहौल होगा। इसकी भी मैंने डिटेल रिपोर्ट आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कीजिएगा। जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह भारत सरकार और सभी राज्यों का फैसला है, नई व्यवस्था है और पहले हर मुकाम पर टैक्स लगता था। अब जीएसटी से चीजें आसान हुई हैं और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों को असुविधा हुई है। यह सरकार भी जानती है, चलो कम से कम ये मान तो लिया। और जीएसटी को लगातार सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर तो एक रिक्शे वाला भी अपना अच्छा खासा भाषण और व्याख्यान दोनों आपको दे देगा। 2019 के आम चुनाव में विपक्षी गठबंधन के बारे में मोदी ने कहा कि ये लोग केवल मोदी को गाली देने के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, एक साथ कोलैब कर रहे हैं, जिसकी नीति कभी एकजुट नहीं रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह जनता बनाम गठबंधन होने वाला है। मोदी तो आम लोगों के प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस बात से सहमत हूं मैं भी कि पार्टी जो बनती है तो अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ बनती है। अब जब ये अलग अलग आइडियोलॉजीज बनेंगी तो एक कंसेंट, एक म्यूचुअल कंसेंट कैसे बनेगा, मेरे समझ में भी नहीं आता। अगर एक साथ आएंगे, लड़ मरेंगे, आपस में लड़ मरेंगे और ये महागठबंधन, महालठबंधन में तब्दील हो जाएगा। और बीजेपी का भी अगर मैं बात करूं, अलग अलग जगह से उनका अलायंस है, मैं मानता हूं, लेकिन आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो ज्यादा खतरनाक आपको कांग्रेस वाला दिखाई देगा। एक बार चेकआउट कीजिए, इतिहास में जितने भी गठबंधन हुए हैं वो सभी फेल हुए हैं। चुनाव कुछ ही सालों में दोबारा हो गए हैं। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि आरबीआई और उर्जित पटेल पर कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव था नहीं, उन्हें निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया गया। यहां काउंटर सवाल क्यों नहीं किया गया कि आखिर वजह क्या थी। सेक्शन 7 को लागू करते हैं, रिजर्व बैंक के फंड से आप पैसे निकलवाने की बात करते हैं, एमएसएमईज को पहले आप बर्बाद करते हैं और उसे खड़ा करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप फिर से पहल शुरू करते हैं। कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। हमारे देश में काले धन को लेकर बार बार खबरें आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, कोई इससे इनकार भी नहीं करता था। देश में समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। उद्योगपतियों, कारोबारियों और बाबुओं के घरों से बिस्तरों के नीचे से नोट मिलते थे, बोरे भरकर नोट निकलते थे। देश में जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी उसने देश को भीतर से खोखला कर दिया था। यह काउंटर सवाल क्यों नहीं किया गया कि पनामा पेपर्स में जिन जिन का नाम आया था उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले जाएं, पनामा पेपर में सिर्फ नाम आया था वहां के पीएम का, तो उनको इस्तीफा और ऊपर से जेल मुफ्त मिली थी। और आप कहते हैं कि काला धन कम हो गया। चुनाव में इतना पैसा कैसे खर्च हो रहा है? कर्नाटक का मैं जवाब दूं आपको तो 10,000 करोड़ खर्च हो चुका है आपकी रैलियों को निकाल करके। बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, वाह मोदी जी वाह। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बोलते हैं कि गंगा साफ हो गई है
और इंटरनेशनल रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं और होना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी संत गोपाल दास लेटेस्ट और जो भूतपूर्व हो चुके हैं सानंद जी महाराज आपको लिखते लिखते बुलाते बुलाते परेशान हो गए। आपकी कैबिनेट में से एक मंत्री भी नहीं पहुंचा उनके पास मिलने के लिए। गंगा के किनारे ये सब मत करवाइए, प्रोजेक्ट्स को मत शुरू करवाइए। 100 दिन से ज्यादा उन्होंने अनशन किया और आपका एक मंत्री कहता है कि जब मरना ही है तो मर जाओ। सीवेज आपने प्लांट लगवाए, पानी को फिल्टर करवाया और आपने उसी फिल्टर पानी को आप कहते हैं कि गंगा जी में छोड़वा दिया जाएगा क्योंकि वो पानी फिल्टर्ड है, वो पानी साफ है, इसलिए वो गंगा के अंदर जाएगा। मुझे आप एक चीज बताइए, क्या आप उस फिल्टर पानी में से एक सिप मार सकते हैं, एक सिप पी सकते हैं? अगर पी सकते हैं तो क्यों ना मोदी जी आपकी जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में आपकी जब बच्चों के लिए कॉमिक्स निकलती हैं वहां आपका प्रचार होता है और देश में पानी की कमी और साफ पानी की कमी कितनी है आपको पता भी है, तो क्यों ना यह फिल्टर्ड पानी आपके नाम से देशवासियों तक पहुंचाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, शेयर करते जाइएगा। जय हिंद, नमस्कार।